ये अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे ब्राजील, तो उसी यात्रा के दौरान जो 5-6 दिन की उनकी यात्रा थी, जाते वक्त वो घाना से होके गए थे और आते वक्त वो नामीबिया होकर भारत आए हैं। यानी 2 अफ्रीकी देशों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री मजाक उड़ाए हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, किसी भी मुख्यमंत्री को तो ये शोभा नहीं देता है और संवैधानिक दृष्टि से भी ये शोभा नहीं देता कि कोई राज्य सरकार का संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति डिप्लोमेटिक मामले में इस तरह की चीजें करे। ठीक है, खैर अब वो मामला दूसरा है, लेकिन मजाक क्यों उड़ाया गया था? क्योंकि घाना छोटा सा देश है, नामीबिया छोटा सा देश है, गरीब देश है, वहां पे प्रधानमंत्री गए थे और प्रधानमंत्री को वहां पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और इस तरह के पुरस्कार मिले थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री ब्राजील गए थे तो ब्राजील में भी उनको पुरस्कार मिला था। तो खैर ब्राजील तो बड़ा देश है, लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश और है, नाम हाँ ट्रिनिडाद टोबैगो, वहां पे गए थे तो वहां भी उनको पुरस्कार मिला था। तो उसी पुरस्कार को लेकर जो है मजाक बनाया गया था। खैर वो पुरस्कारों से अलग हटके देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो भी ये यात्रा रही है, चाहे घाना की रही हो, चाहे ट्रिनिडाद टोबैगो की रही हो, चाहे अर्जेंटीना की रही हो, चाहे ब्राजील की रही हो, चाहे नामीबिया की रही हो, ये सारे देश कहीं ना कहीं भारत की जो ग्लोबल साउथ का आवाज बनने की जो, या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कहने की जो उसकी महत्वाकांक्षा है, वो उसके एक अंग के रूप में है। और साथ ही साथ हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा और अपनी ऊर्जा के साथ साथ जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, उसमें कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, उसमें लिथियम है, उसमें रेयर अर्थ मेटल्स है, उसमें यूरेनियम भी है, उसमें कई सारे और भी एनर्जी प्रोडक्ट भी हैं। ये सारी चीज़ों की प्रति जो हमारी जो है खोज है या जो हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की हमारी सोच है, उसको भी शामिल इसमें करता है। साथ ही साथ हमारा जो ये देश हैं, चाहे अफ्रीका हो चाहे ये देश हो, ये देश अभी अनटैप्ड हैं। वहाँ के देशों में जो है, वहाँ के जो देश हैं अभी उनको सिर्फ लूटा गया है, उनके नेचुरल रिसोर्सेस को लूटा गया है। पहले पश्चिमी देश करते थे, ग्लोबल नॉर्थ के देश करते थे, चाहे अमेरिका करता हो चाहे यूरोप करता हो, उपनिवेशवाद फिर बाद में भी वो करते रहे हैं। उसके बाद चीन एक नया जब विकल्प बना विकासशील देशों का, तो इसने भी जो है वहाँ पे अपना पैर पड़ाया, निवेश किया, सब कुछ किया, लेकिन ये लूट करने में तो ये उनका भी दादा निकल गया। तो कहीं ना कहीं उन देशों में एक अलगाव की भाव तो है ही है इन देशों के प्रति, और ये भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में भारत अफ्रीका की ये जो आर्टिकल है, ये तो केवल ऊर्जा साझेदारी के है, लेकिन मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझा दे रहा हूं आपको पूरा, ताकि थोड़ा सा इस चीज को तो चलो ऊर्जा साझेदारी को तो समझेंगे, और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम भारत और अफ्रीका के ही दृष्टि से देखा जाए, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में है 55 देश हैं, भारत अकेला देश है, लेकिन देखा जाए तो काफी कुछ समानता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप को करो और भारत को करो। हम भी ऐतिहासिक दृष्टि से हम भी औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हैं। बहुत सारे अफ्रीकन देश, बहुत सारे का लगभग सारे अफ्रीकन देश भी, लगभग मतलब कहने का मतलब एक आंख हो सकता है कोई झूठा हो, वो भी औपनिवेशिक शोषण का आज तक भी, वो तो हम तो आजाद हो गए, लेकिन वो आज तक उसमें डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो कहीं ना कहीं उसके उत्पीड़न का कारण बने हैं। हमारी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की आबादी देखा जाए तो वो भी लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास है। यानी दुनिया की 16% की आबादी हमारी है, तो 16% की आबादी पूरे अफ्रीका महाद्वीप की है। आबादी छोड़ो, जीडीपी भी देखोगे तो लगभग हमारा 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, तो पूरे अफ्रीका की भी देखा जाए तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ऐसे में हम बहुत कुछ अफ्रीका को दे सकते हैं, हमारे अफ्रीका के बीच में काफी कुछ कॉमन हो सकता है, और वो कॉमन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, उसके लिए दीर्घकालीन अप्रोच होगा। और भारत का जो अप्रोच होता है ना, जब भारत क्यों ग्लोबल साउथ के देश भारत को क्यों अपना रहे हैं, उसमें ग्लोबल साउथ के देशों के नजरिए से ही देखा जाए, यूनाइटेड नेशन देशों में कुछ अफ्रीकी देशों ने ऐसा बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो यूएन इंडिया है,
उन्होंने कहा कि जब इस शताब्दी की, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना, वैसे समय में न यूएन काम आ रहा था, न डब्ल्यूएचओ काम आ रहा था, न जो है ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले विकसित देश काम आ रहे थे, न ही नया नया जो है विकासशील देशों का रहनुमा जो है चीन काम आ रहा था। उस समय काम आया भारत। भारत ने अफ्रीकन देशों को दवा दी, पीपीई किट दिया, वैक्सीन दिया। यहाँ पे काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी राजनीतिक दलों द्वारा कि बच्चों की वैक्सीन दी जा रही है, ये आदि सारी चीजें, जबकि बच्चों को तो वैक्सीन लगनी भी नहीं थी। फिर भी भारत ने दिया और वो कहीं ना कहीं गुडविल बना। आप किसी की बुरे समय में मदद करते हैं तो वो आपकी गुडविल बनती है। साथ ही साथ जो भारत का अप्रोच है हमेशा से हमारे संस्कारों में रहा है, आजादी के बाद से भी, उसके पहले भी रहा है, उसके बाद के भी उसमें दिखता है। जैसे अफगानिस्तान में जितने भी देश गए सब फेल हो जा रहे हैं, लड़ने गए या वैसे भी गए उसमें वो फेल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका हमला करने गया, वहां की उसको चीज को नहीं देखा, रूस भी गया, पाकिस्तान भी गया, चीन भी गया, जो बातें कहा वहां नहीं किया। लेकिन अफगानी लोगों का कहना है, अफगानी पठान होते हैं, पठान लोग जो है उनको कहा जाता है पठान की जुबान है, तो पाश्तून लोग जो है जो बात कहते हैं उसको वो अपनी वचन की बद्धता को मानते हैं। वही चीज भारत भी करता है। भारत जो बात करता है उसे मानता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत किसी भी देश, जो छोटे देश हैं, कमजोर देश हैं, उनके लोगों को एम्पावर करता है। अब देखिए, हाल फिलहाल में जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अमेरिका गए थे, तो उन्होंने बात आई तो दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए तो ब्लैक्स आबादी में ज्यादा है, तो उनका शासन है। लेकिन अभी भी जो आर्थिक तंत्र है ना, उस पे गोरों का ही शासन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बाकी बहुत बहुल आबादी है उसको कुछ सिखाया ही नहीं है। न सिखाने का काम कभी वेस्ट ने किया है। चीन भी गया तो उसने वहां के लोगों को नई टेक्नोलॉजी या स्किल देने की कोशिश नहीं की। चीन ने वहां के रिसोर्स लेने की कोशिश की। अगर वहां रोड बना रहा है तो अगर 500 लोगों की जरूरत है तो 450 चीन से जा रहे हैं, सीमेंट चीन से जा रहा है, सरिया चीन से जा रहा है, और पेमेंट उनको देना पड़ रहा है, उनके नेचुरल रिसोर्स के रूप में या कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, जिसके कारण रिसेंटमेंट वहां पे देखा गया। जबकि भारत जाता है कहीं, और हाँ, उसको प्रोजेक्ट पाने के लिए क्या किया गया कि जो उनके शासक वर्ग है उनके बच्चों को उनको पैसा दिया गया, उनके बच्चों को चाइना ले जाके पढ़ाने के नाम पे वहां पे चाइनीज लड़की से शादी करा दी गई, और इस तरह के हथकंडे चाइना ने अपनाया। भारत जब दक्षिण अफ्रीकन देशों में या साउथ के देशों में जाता है तो उसका अप्रोच दूसरा रहता है। भारत क्या करता है कि वहां के, और ये बात भारत जो करता है, यही बात नामीबिया के संसद में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम समानता पर और परस्पर सम्मान के आधारित सहयोगी विकास करते हैं। कहते हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, हम अब आप लोगों के साथ जुड़ के लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वो लाभ ऐसा हो जो दोनों का हो। यानी कैसे? भारत वहां पे वहां के रिसोर्स चाहता है, वो हमें जरूरत है, वहां के एनर्जी रिसोर्सेज है, वहां के क्रिटिकल मिनरल्स है, उनकी हमें आवश्यकता है। जो हमारे तैयार उत्पाद हैं हम उन्हें वहां पे बेचना भी चाहते हैं, और हम अपनी मांग भी वहां बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वहां पे विकास हो। विकास के लिए हो सकता है कि जैसे चीन करता वैसे भी कर दे, लेकिन नहीं, भारत का अप्रोच है कि वो अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, भारत की कोई भी कंपनी निवेश करती है, अगर वहां कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और 300 लोगों की जरूरत है या 500 लोगों की जरूरत है, तो बमुश्किल 50 लोग भारतीय होंगे जो कि वहां पे जरूरत है। मतलब अब अगर उससे भी कम होगा, बाकी 450 लोग वहीं के लिए जाएंगे, उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा। जो चीज वहां पे मिलता है, लोकली उपलब्ध होता है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो चीज नहीं है उसे भारत से मंगाया जाता है। और साथ ही साथ उस वहां के लोगों को जो है स्किल करने के लिए, सशक्त करने की कोशिश की जाती है। इसलिए अफ्रीकन देशों में जो नेताओं को पकड़ के शॉर्टकट मारा चीन ने, वो तेजी से तो घुसा, लेकिन आज धीरे धीरे उन देशों से, वो देश अफ्रीकी देश, चाइना, वो पश्चिम से तो पहले से ही परेशान थे, पहले से ही ठगे थे, दोबारा चीन ने भी वही ठगना शुरू किया। धीरे धीरे अब वो देश भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत का जो ग्लोबल साउथ और साउथ का जो विकास की चीजें हैं, उसमें यह मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये पूरा हमने आपको समझा दिया। अब इसको हम जरा सा ऊर्जा साझेदारी के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, अफ्रीका और भारत के संबंधों को। ठीक है,
अगर देखा जाए कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अफ्रीका की भूमिका देखा जाए तो अफ्रीका की में विशाल खनिज संपदा है, जिसमें वैश्विक कोयले का 3.6% है, प्राकृतिक गैस का 7.5% है। अब जैसे मोजाम्बिक है, वहां पे गैस भंडार निकले हैं, हम वहां पे बहुत सारा खनन कर रहे हैं। कतर बहुत इधर उधर की करता था ना, और हमने जो है मोजाम्बिक में अपना जो है डाइवर्सिफाई कर लिया है। तेल भंडार का 7.6% है। साथ ही दुनिया के लगभग 2/3 महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, तांबा है, लिथियम है और भी बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल है जो कि वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आवश्यक है। ये गैस, तेल भंडार, कोयला तो पुराने जमाने के ईंधन थे ना। वर्तमान जमाने के लिए ईंधन क्या है? सोलर है, पवन है, ईवी है, इलेक्ट्रिक वाहन पर चलने वाली, उनके लिए जरूरी क्या है? ये सारी चीजें, और ये यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका देखा जाए तो दुनिया के 70% प्लेटिनम का उत्पादन करता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वैश्विक कोबाल्ट का 2/3 आपूर्ति करता है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस बनाया जाता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू कर रखा है। 2050 तक हमें जो है नेट हाइड्रोजन प्रोवाइडर बनना है, और ऐसे में हमें इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिए और उसके लिए हमें सस्ता कोबाल्ट चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए अफ्रीका के रणनीतिक भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत की OVL और ONGC विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक तेल कंपनियां भी अपना ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। तेल और गैस परिसंपत्तियों में इक्विटी बढ़ा रही हैं। भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार देखा जाए तो 2022 में ठीक ठाक लगभग $100 अरब तक पहुंच गया है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका अच्छी खासी है, और हमारा जो संचयी निवेश है, क्यूमुलेटिव निवेश ओवरऑल अब तक हम $75 अरब किए हैं, जिससे बढ़ाकर 2030 तक $150 अरब तक पहुंचाने का भारत ने लक्ष्य रखा है। ये जो हम निवेश करेंगे इन्हीं एनर्जी के सेक्टर में करेंगे, क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में करेंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं बनाने में करेंगे, जिससे हमारा अपना भी हिस्सा देगा और वहां के लोगों का भी विकास होगा। वो देश भी विकसित होंगे, और जब वो देश विकसित होंगे तो निश्चित रूप से उनके यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो है एक्सपोर्ट भी वहां पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम देखा जाए तो एक बेहतर सामान बनाते हैं और कंपेटिटिव रूप से हमारा सामान सस्ता भी जो है पाया जाता है, ठीक है। और बाकी जो गुडविल है वो तो गुडविल ही गुडविल है, ठीक है। अफ्रीका भर में ऊर्जा और संस्था में भारत का निवेश उसके बढ़ते व्यापार से पीछे है। इक्विटी साझेदारी, संयुक्त उद्यम और पद्धति हस्तांतरण को मजबूत करके इस अंतर को पाटा जा सकता है। हम रिफाइनिंग लगा रहे हैं, प्रशिक्षण परामर्श दे रहे हैं, और संस्था में विशेषज्ञता के साथ अफ्रीका को ऊर्जा मूल्य श्रृंखला बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक और क्षेत्र है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत जो है ने, अभी आप देखेंगे कि हमने एक लक्ष्य रखा है कि इतना जो है गीगावाट जो है 100 गीगावाट जो है हम परमाणु ऊर्जा से करेंगे। 2050 तक हमने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से करना है। अभी तो 9 गीगावाट है 9000 मेगावाट या 9 गीगावाट है। क्यों है? उसके पीछे जो वजह है कि एक तो हमें परमाणु जो प्रौद्योगिकियां हमें मिली हुई हैं, जो हमारे पास परमाणु बिजली उत्पादन का है, यूरेनियम बेस है, वो बहुत हमारा जो मॉडल है वो उतना एडवांस टेक्नोलॉजिकल नहीं है। दूसरे जो है कि हमारे पास यूरेनियम के भंडार बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं, और ऐसे में हमारा जो बल है वो है थोरियम आधारित, यानी द्वितीय और तृतीय चरण के जो हमारा तृतीय चरण वाला जो थर्ड स्टेज वाला जो है उसमें। लेकिन अगर यूरेनियम की जरूरत तो पड़ती है पहले तृतीय चरण तक पहुंचने के पहले, जो है बाकी 2 चरणों के लिए तो हमें यूरेनियम की आवश्यकता है ही, और ऐसे में अफ्रीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, नाइजीरिया और मालावी जैसे देश प्रचुर मात्रा में वहां पे क्या है? यूरेनियम भंडार है। साथ ही साथ भारत 2-3 देशों के साथ SMR प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर पर। स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर क्या होता है? 20 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक के जो मॉडुलर रिएक्टर जो एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, बाकी कहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे छोटे रिएक्टर, छोटे देश हैं अफ्रीकन में, छोटे छोटे देश हैं, वहां पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी प्रौद्योगिकी भारत अमेरिका के साथ भी मिलकर जो है काम करना चाह रहा है, फ्रांस के साथ भी मिलकर काम करना चाह रहा है, और रूस के साथ भी मिलकर काम करना चाह रहा है। इन तीनों देशों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि भारत फ्रांस के साथ ही जाएगा। हालांकि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि हम स्मार्ट प्रौद्योगिकी में करें, क्योंकि
रूस है, अमेरिका है या फ्रांस है, उसकी प्रौद्योगिकी तो है उसके पास, लेकिन वहां पे उत्पादन इतना ज्यादा है कि वो उसके उत्पादन की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो चाइना के जो एसएमआर है उसके साथ वो compete नहीं कर पा रहा है। क्यों? चाइना के पास प्रौद्योगिकी भी है, क्योंकि वो पहले से एनएसजी का मेंबर रहा है, एनपीटी का सदस्य रहा, एनपीटी का हस्ताक्षर करता रहा है और परमाणु शक्ति संपन्न रहा है, तो उसको सारी प्रौद्योगिकी, उसको परमाणु प्रौद्योगिकी उसको मिलती रही है। भारत क्या है कि बहुत 74 में उसको प्रतिबंध लगा, फिर 98 में लगा और बाद में खैर अमेरिका के साथ जो है सहयोग के साथ वो बात धीरे धीरे हटी बात, लेकिन काफी लेट हो चुका है। ठीक है, तो एक प्रौद्योगिकी वाइज चीन हमसे आगे है, लेकिन उत्पादन लगभग बराबर स्थिति में, लगभग कीमत के आधार पर देखा जाए तो अगर वहां पे भी जो प्रोडक्शन कास्ट आती है लगभग भारत में भी वही आती है, लेकिन प्रौद्योगिकी में वो आगे है और इसलिए उसकी बढ़त है। अमेरिका चाह रहा है कि चीन को रोकना, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने उत्पादन को ऐसा करे, या फ्रांस चाह रहा है कि उसमें बढ़त लेना न्यूक्लियर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे देश हैं या जो अभी विकासशील देश हैं जहां पे एसएमआर प्रौद्योगिकी उपयोगी हो सकती है, उसमें यह है कि कोलैबोरेशन, भारत और अमेरिका का कोलैबोरेशन हो जाए, भारत या रूस का फ्रांस का कोलैबोरेशन हो जाए, भारत या रूस का कोलैबोरेशन हो जाए, तो ये तीनों देशों के लिए इंडिविजुअली फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो भारत के पास छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी पहले से भी प्रौद्योगिकी, ज्यादातर हमारे 330 मेगावाट के इन हाउस प्रोडक्शन रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर रहे हैं। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो इन देशों के साथ सहयोग से मिल सकता है। दूसरे, हमारे यहाँ पे उत्पादन करना भी सस्ता है, तो एसएमआर के क्षेत्र में भी ये काफी उपयोगी हो सकता है और ऐसे में ये किया जा सकता है। और ये सारी चीजें न केवल हमारे लिए, जो अफ्रीका की ही ऊर्जा की कमी है, देखा जाए तो अफ्रीका में 16% जनसंख्या ऐसी है जो, मतलब अफ्रीका में 16% दुनिया की जनसंख्या रहती है और ऊर्जा की खपत मात्र 3.3% है। वहां पे अभी भी 60 करोड़ लोग बिजली तक पहुंच नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद भी आंकड़े बताते हैं कि 2030 तक 53 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिजली तक जिनकी पहुंच नहीं होगी। यानी एक बड़ा वो है जो एनर्जी डिफिशियंसी या एनर्जी पॉवर्टी का सामना वहां पे कर रहा है, जबकि संसाधन बहुत हैं। वहां पे एक नदी है जिसमें विशाल जो है पन बिजली संभावनाएं है, सोलर एनर्जी के लिए बहुत संभावना है, विश्ववती ज्यादातर देश हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम तो है ही है, साथ ही साथ वहां पे यूरेनियम आदि के भंडार हैं, लेकिन वो अनुप्रयुक्त क्षमता है। और ऐसे में भारत और अफ्रीका मिलके न केवल अपने लिए, भारत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वो अफ्रीकन के लिए भी ऊर्जा जरूरत को वो पूरा कर सकता है। और इसमें कुछ पहल भी किया गया है, सोलर एलायंस आदि बनाए गए हैं, इसका सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यही देखिए, भारत अफ्रीका द्वारा एक दूसरे की प्रगति को बल देना है। देखिए, जैसे जैसे कार्बन मुक्ति और ऊर्जा परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान बढ़ रहा है, भारत अफ्रीका ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। क्यों? भारत और अफ्रीका दोनों ने अपने अपने ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सौर, पवन, जल विद्युत क्षेत्र में भारत में जो तकनीकी ज्ञान है, यह अफ्रीका की अप्रयुक्त जो क्षमता है, उसको अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी है उसके साथ अगर जोड़ दे तो ये एक नया अवसर दे सकता है, जो वहां पे अफ्रीका को विकसित करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में भारत और अफ्रीका एक साथ समावेशी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन अपना रहे हैं और उनकी ऊर्जा साझेदारी भी दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रही है, जहां पे दोनों देश एक दूसरे की मजबूत, देखिए साझेदारी तो सही माने में वही होती है जिससे दोनों को फायदा हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक को फायदा है एक का नुकसान हो, जैसा कि अमेरिका का है, वो अपने हितों और अपने अनुसार करता है, जबकि भारत क्या कह रहा है ट्रेड डील में कि भारत ऐसा कोई भी ट्रेड डील नहीं करेगा, या कोई भी ट्रेड, जैसे ट्रम्प कहते हैं ना कि भारत के साथ ट्रेड डील होने वाली है, तो वैसे ही हमारे जो है कॉमर्स मिनिस्टर कह देते हैं कि कोई भी ट्रेड डील ऐसी होगी जिसमें भारत का फायदा विन विन वाला होना चाहिए, दोनों पक्षों के लिए विन विन वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि तभी हम बात करेंगे, तभी हम करेंगे जब दोनों पक्षों के लिए विन विन वाली स्थिति हो, तभी वो साझेदारी मजबूत रहती है, तभी वो साझेदारी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अफ्रीका के साथ ये बहुत बड़ा अवसर है, और ये अफ्रीका की नहीं, दक्षिण दक्षिण ग्लोबल साउथ के लिए ही पूरा ये अवसर देखा जा रहा है।